Today we are going to start with our seventh chapter in history, that is movements for social and religious reformation. So we know that in the previous chapter we studied that British rule was merely an exploiting, selfish and grievance provoking agency in both the spheres of political and economical. दैट इज़ जो ब्रिटिशर्स थे वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकली हर तरह से जो इंडियंस को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, और वो भी किस लिए, उनके जो सेल्फिश गेन्स है वो मोटिव्स है वो पूरा कर पाए. But apart from this selfish gains, there were certain positive things that were helpful. That is, because of Britishers, there were positive effects on social and educational reformation. So, जो Britishers की policies थी, जैसे कि उन्होंने अप्रोच किया था, जैसे कि जो सोशल ह्यूमनिज्म हो गया, रैशनलिज्म हो गया, एजुकेशन हो गया, इट वॉज स्प्रेडिंग इन कंटेम्प्रेरी यूरोप. And because of this, their contemporary approach was brought in India, and that was helpful for the social and education reformation. Okay, बिकॉज ये जो हम देखते हैं, जो सोशल ह्यूमनिज्म हुआ, जो रैशनलिज्म हुआ, जो एजुकेशन हुआ, जो उस टाइम पे यूरोप में फैल रहा था, तो वो चीज़ जो है ब्रिटिशर्स अपने साथ इंडिया भी लेके आए थे. एंड सर्टेनली वो एक रीज़न रहा था कि जो हमारा सोशल और एजुकेशन रिफॉर्मेशन पॉसिबल हो पाया था. सो अपार्ट फ्रॉम दैट, Britishers developed several modern education institute. They also developed the railway and other means of transportation, and also they launched the communication like telephone, telegraph and post. So जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने काफ़ी सारे जो मॉडर्न एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स थे वो बनाए थे. उन्होंने रेलवे डेवलप किया था, ट्रांसपोर्टेशन डेवलप किया था, एंड ऑल्सो कम्युनिकेशन लाइक टेलीफोन, टेलीग्राफ एंड पोस्ट. अब भले ये जो चीज़ें थी उन्होंने, जो ब्रिटिशर्स ने अपने गेन्स के लिए डेवलप की थी, बट सर्टेनली ये सारी चीज़ें जो थी वो इंडियंस को भी काफ़ी हेल्पफुल रही थी. So this kind of positivity was welcomed by various social leaders, and one such leader was Raja Ram Mohan Roy. He emerged as a social leader in the very beginning of the 19th century. So जब 1800s की हम बात करते हैं, तो जब 1800 का जब शुरू हुआ वो एरा, उस टाइम पे राजा राम मोहन रॉय थे. ही इमर्ज्ड एज अ सोशल लीडर. Now we will see in this chapter what he did. But before going to that, let's have some other information that is essential for us to understand why social reformation was necessary, and also how this social reformation took place, or what was the path of it. So we know that Indians were in contact of Britishers, because we know that कि पहले जो 150 ईयर्स थे उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ ट्रेड किया था, एंड उसके बाद में जो ब्रिटिशर्स ने हमारे पर रूल किया था ऑलमोस्ट फॉर 150 ईयर्स. सो इस तरह से जो है हम काफ़ी टाइम से ब्रिटिशर्स के साथ में थे, एंड बिकॉज ऑफ दिस एक्वेंटेज वी हैड वेस्टर्न कल्चर आइडियोलॉजी. वी कुड अंडरस्टैंड इट, एंड वी नो दैट सर्टेनली जो हमारी आइडियोलॉजी है उसके कुछ डिफरेंट आइडियोलॉजी वेस्टर्न कल्चर में अवेलेबल थी. सो इस वजह से जो है हम उसके साथ में काफ़ी घुल मिल गए थे, बिकॉज वी कैन सी जो काफ़ी चीज़ें हैं हमारी वेस्टर्न साइड से हमारे इंडिया में आई थी, एंड सर्टेनली जो सोशल लीडर्स थे वो ये चीज़ देख पा रहे थे, एंड सर्टेनली उनको ये कुछ आइडियोलॉजी थी इंडिया में इम्प्लीमेंट करनी थी. Now this impact of Western culture and ideology, that is because of the British impact, there were some novel approach and ideology that could be seen in social and religious sector like political and economical sectors. So ये जो आइडियोलॉजी का इम्पैक्ट था वो सर्टेनली हमारे सोशल, रिलीजियस एंड ऑल्सो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सेक्टर में हम उस टाइम पे देखा गया था. नाउ एज वी नो दैट ड्यूरिंग दोज टाइम जो सोशल इवल्स थे वो इंडियन सेक्टर में, जो इंडियन सोसाइटी थे उसमें चले आ रहे थे. सो बिकॉज ऑफ दिस सोशल इवल, there were many thinkers and social activities that became alert to eradicate such contemporary social evils and practices. So ये जो social evils जो उस टाइम पे देखे जा रहे थे, so during 19th century, that is during 1800 to 1900, वो जो सेंचुरी था उस टाइम पे काफ़ी रैशनल थिंकर्स और सोशल एक्टिविटीज़ जो सोशल एक्टिविस्ट है वो सामने आए, because they became alert of the social evils, and they wanted to eradicate such social evils from the Indian society. So in the beginning, many social leaders adopted the Western culture and started many activities for social and religious reformation. So what they did was, initially जब उन्होंने social reformation शुरू किया, so they adopted the Western culture and the ideologies. सो उन्होंने उस वेस्टर्न कल्चर के बेस्ड पे अपनी एक्टिविटीज़ शुरू की. जैसे कि ये जो एक्टिविटीज़ अगर हम देखें तो ब्रह्मो समाज ऑफ बंगाल एंड प्रार्थना समाज ऑफ महाराष्ट्र, सो ये दो ग्रुप, दो समाज थे जो कि पायनियर्स थे इस सच एक्टिविटीज़ के अंदर. मतलब ये जो थे वो स्टार्टर्स थे इन एक्टिविटीज़ के लिए. बट एज यू कैन सी दिस एक्टिविटीज़ वर बेस्ड ऑन द वेस्टर्न कल्चर. सो इन्फ्लुएंस जो था वो वेस्टर्न कल्चर का ज़्यादा था. सो looking at the influence of this Western culture over Indian civilization,
Some leaders protested the advancing Western culture in India. अब वी नाउ नो दैट कि जो ये ब्रह्मो समाज और जो प्रार्थना समाज की आइडियोलॉजीज थी दैट वर बेस्ड ऑन द वेस्टर्न कल्चर. सो कुछ लीडर्स को ये चीज़ पसंद नहीं आई कि दैट दे आर बेस्ड ऑन वेस्टर्न कल्चर. सो दे वर अपोजिंग दैट, बट वॉट दे डिड वॉज like they started inculcating or they started taking people to the fundamental values of Indian culture, and in this way they promoted social and religious reformation activities. So the leaders who didn't like the ideologies or the reformation based on Western culture, what they did was they took the society to the fundamental values of the Indian culture, and based on that they started the social and educational reformation. So such reformation activities were started by or conducted by Arya Samaj and Ram Krishna Mission. So this basically took the Indians to the fundamental values of Indian culture. वो जो Indian culture के fundamental values हैं उन्होंने इनको वो समझाया और उस बेस पे वो सोशल रिफॉर्मेशन लेके आए. सो ये दो थे जो इन्होंने फंडामेंटल वैल्यूज़ इंडियन कल्चर के होल्ड किए एंड वहाँ पे से सोशल जो रिफॉर्मेशन है वो लेके आए. सो ये दो ग्रुप ऐसा भी कहा जाता है ऐसे थे कि दे इंजेक्टेड द पेट्रोटिज्म एंड नेशनलिज्म अमॉन्ग इंडियंस. सो ये दो ग्रुप की वजह से जो है इंडियंस के बीच में पेट्रोटिज्म एंड नेशनलिज्म भी जो था डेवलप हुआ था. आफ्टर ऑल इवन आफ्टर लार्ज डिफरेंसेस अमॉन्ग देयर मेथड्स, ये जो दो ग्रुप थे जैसे कि एक तो थे वेस्टर्न कल्चर पे बेस्ड, एक था जो हमारे इंडियन के फंडामेंटल वैल्यूज़ है उसके बेस पे सोशल रिफॉर्मेशन लेके आना. ये दोनों ग्रुप की आइडियोलॉजीज डिफरेंट थी, इनके वर्किंग मेथड्स डिफरेंट थे, बट व्हाट वाज सेम और व्हाट वाज सिमिलर अमॉन्ग दैम, दे वांटेड टू चेंज द इंडियन सोसाइटी दैट वाज लैगिंग बिहाइंड. दे वांटेड टू ब्रिंग द रिफॉर्मेशन. सो जो उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव था वो सेम था, बस मेथड्स उनके डिफरेंट थे. So the 19th century is also known as the golden era of cultural and intellectual awareness in the Indian history. Because इतने सारे social and religious reformation आए, educational reformation आए, that's why this 19th century, that is from 1800 to 1900, that era is known as golden era for the cultural and intellectual awareness in the Indian history. Okay. So let's start one by one with the reformers and their institution or the path they took. So first one is Raja Ram Mohan Roy, and he was the one who established the Brahmo Samaj. So before moving on to his Brahmo Samaj, that is what social reformation that he bring, let us understand about who was Raja Ram Mohan Roy and where did he born and what were his education qualification or what was his background. So Raja Ram Mohan Roy was born in Brahmin family in the village called Radhanagar, situated in Hooghly district of Bengal. सो जो राजा राम मोहन रॉय थे वो ब्राह्मण फैमिली को बिलोंग करते थे. ही वॉज बॉर्न इन राधानगर दैट वॉज सिचुएटेड इन हुगली डिस्ट्रिक्ट इन बंगाल. हिज फादर नेम वॉज रमाकांत एंड ही रिसीव्ड हिज एलिमेंट्री एजुकेशन इन पटना एंड वाराणसी. जो बेसिक जो उनकी एलिमेंट्री एजुकेशन थी उन्होंने पटना और वाराणसी से ली थी. एंड अपार्ट फ्रॉम, एज वी नो दैट ही वॉज बॉर्न इन बंगाल, सो बंगाली तो लैंग्वेज उनको आती ही थी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ही हैड गुड ग्रिप इन मैनी लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स लाइक उर्दू, Sanskrit, Greek, Hebrew, Latin, Persian and Arabic, and later he learned English also. So we can say that he had a very good grip in various languages and dialects. And Raja Ram Mohan Roy had an impact of Hinduism, Islam and Christianity, and we can see that that impact was seen in his ideology as well. So he founded the Brahmo Samaj, and he was like it was an inspiring social and religious reformation. So now what he did in his reformation, or what was the steps that he took under the Brahmo Samaj, or what were the social reformation that he brought in Indian society. So basically Raja Ram Mohan Roy's basically ideology was against the orthodox and traditional Bengal society. So there were certain reformation ideology, and we can see such things that he took under his course, that is caste system is a big obstacle in development of India. So he said that the caste system should be abolished because it is a big obstacle for the development in India. Then if women are honored in families, then only they can avail their dignity in the society. So according to him, if जो women है वो घर में अगर honor की जाएगी तभी उनकी जो dignity है society में maintain होगी. So he stood up for the honor of the women also. Then Sati Pratha is nothing but a murder and it must be prohibited as early as possible. So Raja Ram Mohan said that जो सती प्रथा है वो भी कुछ नहीं है, जस्ट एक मर्डर है, सो इसको भी हमें रोकना चाहिए. Because we know that Sati Pratha was one such social evil
that was neither advocated in Indian culture or any script, but it was based on the society, or it was like and it formed with the passage of time. So according to Raja Ram Mohan Roy, Sati Pratha was nothing but a murder, and it should be prohibited as early as possible. Apart from that, he said that child marriage is ruinous, means child marriage should be stopped because it ruins one's life. Then he advocated widows must be allowed to do remarriage if they want. He said that if widows want to remarry, they should be allowed, because during those time widow marriages were not possible and it was considered as evil. So he advocated that widows should be allowed for remarriage. Then the evil of polygamy must also be eradicated at the earliest. So he also opposed the evil of polygamy, that is polygamy means एक से ज़्यादा शादी करना. So बंगाल में उस टाइम पे भी जो एक पर्सन है वो काफ़ी सारी शादियाँ कर सकता है. दैट इज़ इट वाज सीन कि जो 80 ईयर्स का ब्राह्मण है उसकी जो है 8 ईयर्स की वाइफ भी हो सकती थी, एंड सर्टेनली उसकी जो है काफ़ी सारी वाइफ्स हुआ करती थी. सो इस तरह से जो पॉलीगैमी उस टाइम पे चल रहा था, तो ही अपोज दैट ऑल्सो. He said that the daughters are equally entitled to share their parental heritage. So according to him, जो खाली जो वारसा है या जो प्रॉपर्टी है जो खाली बॉयज़ को मिला करती थी, ही सेड दैट ड्यूरिंग दोज टाइम, दैट इज़ इन 1800s, ही सेड दैट कि जो प्रॉपर्टी है वो डॉटर्स का भी उसमें इक्वल राइट है. अपार्ट फ्रॉम दैट ही इंसिस्टेड that knowledge of English language for social improvement is very essential. So he said that जो English language है उनको adopt करना चाहिए because social improvement के लिए वो काफ़ी important है. Apart from that, he established a Hindu college in Calcutta and insisted upon the liberty of expression of journalism, women rights, individual freedom. So he established a college named Hindu College in Calcutta, and through that college he insisted upon the liberty of expression. दिस जो एक्सप्रेशन है उसमें लिबर्टी होनी चाहिए, एक जो इंसान है उसके पास एक्सप्रेशन का राइट होना चाहिए, जर्नलिज्म का राइट होना चाहिए. थ्रू दैट कॉलेज ही ऑल्सो एडवोकेटेड द वुमेन राइट्स एंड इंडिविजुअल फ्रीडम. And he also suggested Britishers that they should maintain distance between judiciary and the business. And following such agitations, William Bentinck passed a bill against Sati Pratha in 1829, and thus Sati Pratha became illegal. Now, the Raja Ram Mohan Roy was a great advocate of freedom of expression and journalism. We know that. So he launched Samvad Kamudi and Mirat ul Akbar, journals in Bengal and Persian. So in Bengali language he published the Samvad Kumudi, and in Persian he launched Mirat ul Akbar journals. Then he founded Atmiya Sabha in 1815. This you must remember, he founded Atmiya Sabha in 1815 to spread his own ideology. जो हमने अभी ऊपर उनकी आइडियोलॉजी देखी, जो 7 या 6 उनकी आइडियोलॉजीज थी, या जो आइडियोलॉजी के बेस पे जो उन्होंने एक्शंस लिए थे वो स्प्रेड करने के लिए उन्होंने आत्मीय सभा बनाया. एंड दैट आत्मीय सभा लेटर केम टू बी नोन एज ब्रह्म सभा. Now these followers of Brahma Sabha believe that there is only one single god instead of several gods and goddesses, and they used to pray in a single hall, and there was no caste barrier, and this Brahma Sabha later became as Brahmo Samaj. So जो राजा राम मोहन रॉय थे उन्होंने आत्मीय सभा बनाई जो कि बाद में ब्रह्म सभा कहलाने लगी, and with the passage of time it came to be known as Brahmo Samaj. Okay. So this was all about the Raja Ram Mohan Roy and his work. Now his work was so inspiring that Bahadur Shah, we know that जो उस टाइम पे मुगल एम्परर था, जो रूलर थे दिल्ली में बहादुर शाह, he gave Raja Ram Mohan Roy the title of Raja. So राजा उनके पहले नाम में एडेड नहीं था, बट बहादुर शाह ने उनको टाइटल दिया. That's why he came to be known as Raja Ram Mohan Roy. And also this Mughal emperor, that is Bahadur Shah, sent the Raja Ram Mohan Roy to England for settling his estate issues, and over there while settling his estate issue he died in 1833 in Bristol. So Raja Ram Mohan Roy was in England settling the estate issue of Bahadur Shah, and during those time he died in 1833 in Bristol. So this was all about Raja Ram Mohan Roy. Then there comes Devendranath Tagore. Devendranath Tagore was the father of Rabindranath Tagore, and Devendranath Tagore joined the Brahmo Samaj or the Brahma Sabha after the death of Raja Ram Mohan Roy.
So after the death of Raja Ram Mohan Roy, Devendranath Tagore was the we can say that the new head of the Brahmo Samaj, who injected a new life in the Brahmo Samaj. And also he well managed that group and gave the shape to the institution by introducing a pledge to the followers. So उन्होंने एक pledge भी बनाया जो कि सारे followers जो थे वो लेते थे for that Brahmo Samaj. Apart from that, we know that as he was the leader or the principal controller of the institution, so he made certain norms to lead the institution properly. So जैसे हम जानते हैं कि वो एक controller बन गए थे उस group के, that is he was controlling and leading that group after the Raja Ram Mohan Roy. So उन्होंने कुछ norms और rules बनाए जिससे जो है institution properly work कर सके. एंड ब्रह्मो समाज की जो आइडियोलॉजी है वो और लोगों तक पहुंच पाए. दैट्स वाई ही स्टार्टेड अ मैगजीन कॉल्ड तत्वबोधिनी. सो देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी मैगजीन लॉन्च की सो दैट जो ये आइडियोलॉजी है ब्रह्मो समाज की वो बाकी लोगों तक पहुंचा पाए इन द वे ऑफ मैगजीन. ओके, देन देयर वॉज अ पर्सन नेम्ड केशव चंद्र. ही वॉज ऑल्सो अ प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी हु जॉइंड द ब्रह्मो समाज. नाउ हिज पावर वॉज ऑरेटरी, एंथुजियाज्म एंड पॉपुलरिटी. सो उनका जो वे ऑफ स्पीकिंग था वो बहुत अच्छा था, वो बहुत एंथुजियास्ट थे और बहुत ही पॉपुलर थे. And because of this person, Brahmo Samaj was at height in Bengal. But later he formed a भारतीय ब्रह्मो समाज. So जो केशव चंद्र थे उन्होंने बाद में भारतीय ब्रह्मो समाज बना लिया because they had certain differences. because जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे और जो केशव चंद्र थे उनके बीच में certain differences आए and उस वजह से जो केशव चंद्र थे उन्होंने भारतीय ब्रह्मो समाज बना लिया अपना अलग से. Okay, then let's see how does this ब्रह्मो समाज worked. सो जो ब्रह्मो समाज थे उनकी वेरियस ब्रांचेस थी अलग अलग जगहों पे एंड दे यूज टू रेंडर देयर सर्विस एंड बिकॉज ऑफ विच ड्यूरिंग 19th सेंचुरी देयर वाज सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मेशन. सो जो उनके फॉलोवर्स थे ब्रह्मो समाज के, दे इंसिस्टेड एंड दे स्प्रेड द एग्जिस्टेंस ऑफ सिंगल गॉड. तो जो भी फॉलोवर्स थे दे यूज टू बिलीव कि सिर्फ एक सिंगल गॉड है एंड वो यही बाकी लोगों में जो थे वो प्रीच करते थे. एंड दे ऑल्सो डिनाइड द आइडोलेट्री, रिचुअल एंड रिलीजियस फॉर्म. सो जो रिलीजियस जो रिचुअल्स हो गए, जो रिलीजियस वे में जो करना है या जो आइडल्स को जो पूजना है या जो पूजा करनी होती थी वो ये सारी चीज़ें डिनाई करते थे. एंड दे यूज टू बिलीव दैट कि एंड इंसिस्ट करते थे कि जो पर्सन है उनको हार्टली प्रेयर करनी चाहिए, भजन करने चाहिए एंड रिपेंटेंस होना चाहिए रेदर देन लाइक जो आइडल्स की पूजा करना है या जो रिचुअल्स फॉलो करने हैं या जो रिलीजियस जो हमें चीज़ें फॉलो करनी है वो उसके अलावा दे यूज टू से दैट कि ये चीज़ों के करने की जगह पे जो पर्सन है उसको अपने दिल से जो है प्रेयर करना चाहिए, प्रे करना चाहिए, भजन करने चाहिए एंड ऑल्सो जो है रिपेंटेंस करना चाहिए. सो इस वे में जो उन्होंने सिंगल गॉड का जो एग्जिस्टेंस है वो लोगों के बीच में उन्होंने फैलाया था. उसके अलावा जो ये ब्रह्मो समाज था दे यूज टू वर्क फॉर द एरेडिकेशन ऑफ पर्दा प्रथा, चाइल्ड मैरिजेस एंड पॉलीगेमी. सो पर्दा प्रथा हमें पता है कि जो औरतें थी उनको घूंघट में रहना होता था या ढक के रहना होता था, उसको पर्दा प्रथा कहते थे. सो उसके एरेडिकेशन के लिए भी उन्होंने काफ़ी वर्क किया. देन जो चाइल्ड मैरिजेस है उसको भी अबॉलिश करने के लिए काफ़ी कुछ इन्होंने किया. एंड ऑल्सो फॉर पॉलीगेमी वी अंडरस्टूड पॉलीगेमी क्या है कि जो एक पर्सन है वो एक से ज़्यादा वाइफ रख सकता था. तो ये जो सिस्टम था पॉलीगेमी का उसके अगेंस्ट में भी उन्होंने काफ़ी काम किया. एंड ऑल्सो दे वर इन द फेवर ऑफ री मैरिजेस ऑफ विडो एंड इक्वल राइट्स फॉर वुमेन. सो वुमेन्स को इक्वल राइट मिले एंड ऑल्सो जो विडोज़ है अगर वो चाहते हैं री मैरिज के लिए तो वो री मैरिज कर पाए. सो इसके लिए भी उन्होंने काफ़ी सारे वर्क किए थे. इसके अलावा दे अरेंज इंटरकास्ट मैरिजेस एंड मास मिल्स. तो ये करने का इनका पर्पस क्या था? वी नो दैट जो राजा राम मोहन रॉय थे उनकी ये आइडियोलॉजी थी कि जो कास्ट सिस्टम है वो नहीं होना चाहिए. सो ये कास्ट सिस्टम को एरेडिकेट करने के लिए दे यूज टू अरेंज इंटरकास्ट मैरिजेस एंड मास मिल्स. सो इंटरकास्ट मैरिज हो रही है अगर तो वहाँ पे कास्ट जो सिस्टम है वो टूट रहा है. एंड ऑल्सो अगर मास मील्स हो रहे हैं दैट मीन्स कि बहुत सारे लोग साथ मिलके खा रहे हैं. दैट शोज कि उसके अंदर सिर्फ एक ही कास्ट का इंसान नहीं है बट डिफरेंट कास्ट के इंसान जो है वो आ सकते हैं. सो इन दिस वे दे ट्राई टू ओवरकम दी कास्ट बैरियर्स. एंड दिस वी नो दैट जो ब्रह्मो समाज है दैट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई वेस्टर्न कल्चर, दैट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई द वेस्टर्न कल्चर एंड द आइडियोलॉजी. सो जो एजुकेटेड पीपल थे दे ऑल्सो फेवर्ड एंड जॉइन दिस इंस्टीट्यूशन. But the thing is, because of this Western culture ideology and these educated people joining the Brahmo Samaj, this Brahmo Samaj was limited to the intelligent middle class people. So जो educated थे, जो intelligent people थे, they joined this movement and they joined this Brahmo Samaj. So जो Brahmo Samaj था वो उनके बीच में ही सिमट के रह गया था. This Brahmo Samaj or these activities could not have an impact on the lower classes in villages.
बट वी कैन से दैट जो कॉन्ट्रीब्यूशन था काफ़ी नोटेबल है सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मेशन के लिए। दो इसमें सिर्फ जो इंटेलिजेंट मिडिल क्लास जो पीपल थे वो थे, जो लोअर क्लास पे जो विलेजेस में था इतना इम्पैक्ट नहीं था, बट स्टिल जो ये मूवमेंट था काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है हमारी हिस्ट्री में। So this was all about Raja Ram Mohan Roy and the Brahmo Samaj, and also how did the Brahmo Samaj work. So if you have any doubt in this, you can write in the comment section and I will provide you with the explanation. Okay.